Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. बहुत बहुत स्वागत आपका। आज जैसा कि आपको मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एग्जामिनेशन था फॉर सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस के आज के एग्जाम के बारे में ये था कि ये जो रिसर्च का एग्जामिनेशन था ये दो पार्ट में डिवाइडेड, राइट। पहला पार्ट जनरल पेपर का था जिसमें 40 क्वेश्चन है और सेकंड पेपर भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट से था और उसमें भी 40 क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये दोनों के दोनों पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, इनमें कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट पेपर अब तक मेरे पास आया है और उस फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन हम लोग करेंगे और जैसे ही सेकंड पेपर आएगा वी विल टॉक ऑन द सेकंड पेपर लेटर। ठीक है, तो जैसे ही सेकंड पेपर आता है हम लोग सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट पेपर के बारे में। ठीक है, चलिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 40 क्वेश्चन है और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम शुरू करते हैं करना, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट SPSS स्टैंड फॉर। SPSS बहुत ही एक कॉमन टूल है जिसको कोई भी रिसर्चर यूज करता है और मास्टर डिग्री में लगभग हर स्टूडेंट इसको पढ़ता है। तो आई होप दैट आप ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप सब लोगों ने अच्छा लगाया होगा, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ठीक है, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, जितनी भी ये टर्म दिए आप इन टर्म्स को देखिए। ये टर्म्स जो है वो अपने आप में किसी नंबर का क्यूब बन रही है, राइट। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, फिर 5 का क्यूब 125, फिर 7 का क्यूब, फिर उसके बाद में 9 का क्यूब। दो दो का डिफरेंस है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा 729। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अंडर हाइपोथेसिस टेस्टिंग द रिसर्चर स्टडी और रिसर्च ट्राइज टू फाइंड आउट। एक रिसर्चर है जिसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, ये बात आप ध्यान रखें इसमें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस के जो जो आपको आंसर्स मिलेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, वो लगभग ऑब्जेक्टिव सारे गलत नहीं होंगे, वो लगभग सही होंगे, लेकिन यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। बेस्ट सपोर्टिव आंसर विल बी योर राइट आंसर, राइट। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। अगला है द न्यू इंसाइट्स इनटू द एरिया ऑफ रिसर्च, द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग ऑकर्स, एंड फोर्थ वन इज द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो ये आपने पढ़ा होगा, जब भी हाइपोथेसिस की बात करते हैं हम, तो हाइपोथेसिस बेसिकली कितनी होती है, दो टाइप की होती है। एक कौन सी होती है आपकी, एक नल हाइपोथेसिस होती है, दूसरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस में हम देखते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में, जिन वेरिएबल्स को हम दो को मानते हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, इसको H0 से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, तो ये किसके बेस पे करते हैं हम लोग, करते हैं ये वेरिएबल के बेसिस पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एस्टेब्लिश वैलिडिटी ऑफ डेटा कंटेंट, वो सॉरी कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वैरायटी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन हिस्टोरिकल रिसर्च द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज। अभी आप देखिए कि एक्सटर्नल इंटरनल क्रिटिसिज्म होते क्या है। ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो होता है वो सोर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, इंटरनल क्रिटिसिज्म जो होता है वो मतलब जनरल थिंग्स, एक तरह से राइटर क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा। ठीक है, एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च, जनरलाइज द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च, और एस्टेब्लिशमेंट द वैलिडिटी ऑफ डेटा कंटेंट। तो ये आंसर जो है आपका ठीक हो जाएगा। अगर ये आंसर इसमें नहीं होता, बिल्कुल हटा दिया जाए, तो फिर फर्स्ट वाले आंसर को हम सही मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल स्ट्रेटजी फॉर द डेटा कलेक्शन। अभी हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और डेटा कलेक्शन में ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक, केस स्टडी बिना ऑब्जर्वेशन के तो होगी नहीं। एक्स पोस्ट एक्टो, अब इसमें क्या होता है, हम प्री डेटा देखते हैं और पोस्ट डेटा देखते हैं, दोनों का कंपैरिजन करके निकाल देते हैं। ठीक है, अगला है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमारा जितने भी पुराना जो डेटा फाइंडिंग्स होती हैं, पुराने जो जैसे पुरातत्विक सर्वेक्षण में अगर आप देखेंगे पुरानी कोई चीजें मिलती हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद और सारे टेस्ट लगाते हैं, फिर उनकी एज वेज फाइंड की जाती है, राइट।
इसमें क्या हो जाए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको रियली में कोई एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होता है थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन, ये नहीं है कि उसको ऑब्जर्व कर लिया आपने, राइट। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द थिंकिंग प्रोसेस इन विच वन प्रोसीड फॉर जनरल स्पेसिफिक स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो जनरल टू स्पेसिफिक जो भी चीजें होती हैं वो सब किस में जाती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग में, और स्पेसिफिक टू जनरल होती हैं वो किस में आती है, इंडक्टिव रीजनिंग में, ठीक है। तो इसमें सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अभी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और ज्यादातर बच्चों ने ये कह के भी, मैंने काफी लड़कों को देखा है जिन्होंने गलत किया, यहाँ नोट नहीं पढ़ा उन लोगों ने, और लोगों ने इसको आंसर क्या लगा दिया, रिलायबिलिटी, राइट। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, ये सारे के सारे तो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिविटी इसका क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिसिप्लिनरी ओरिजिन ऑफ एथेनोग्राफी। एथेनोग्राफी क्या करती है, ह्यूमंस के बारे में स्टडी जो होती है, उसको ह्यूमन का जो कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, किसमें, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। डी आंसर, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पुअर बैकग्राउंड टर्म्स ऑफ प्रीवियस लर्निंग एंड जनरल नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन टर्म्स इज। अभी देखिए, एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई भी एक बच्चा है जो पुअर बैकग्राउंड से आता है, और हम ये मान लें कि उसकी प्रीवियस लर्निंग और जनरल नॉलेज जो है वो अच्छी होगी या नहीं होगी, मतलब कोई प्रीजुडिस कर ले हम लोग, तो ये किस में आएगा, ये आएगा इंटरनल क्रिटिसिज्म में, सॉरी इंटरनल वेरियर में, ठीक है। बात समझ में आती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पॉपुलेशन सेंसस कैरियड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव सर्वे। अच्छा, एक चीज और आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, अगर इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया तब इसका आंसर जो है वो एक्सटर्नल वेरियर हो सकता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग टू मी जो है वो ज्यादा इसका चांसेस है इंटरनल वेरियर के, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो कहाँ तक किया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 तक। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द केस स्टडी मेथड लाइज स्ट्रेस्ड ऑन। केस स्टडी मेथड में जनरलाइजेशन तो हम नहीं करते, क्योंकि केस स्टडी क्या होती है, एक पर्टिकुलर केस लेते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, यूनिक जो क्वालिटीज होती हैं उन पे हम लोग स्टडी करते हैं, उनके बारे में हम लोग बातें करते हैं ढेर सारी, और जानने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि जो हम केस, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में कौन कौन सी चीजें फॉलो हो रही हैं, कौन कौन सी नहीं, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखेंगे। अमॉन्ग दीज स्किल्स which is known as the method of equal appearing interval, ठीक है। इक्वल इंटरवल की बात हो रही है। इक्वल इंटरवल अभी देखिए लिकार्ट मेथड में तो होता नहीं, इसमें तो एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर दिया जाता है, जैसे 1 पे हम लोग मान लेते हैं कि सेटिस्फाई, स्लाइटली सेटिस्फाई, हाईली सेटिस्फाई, मॉडरेटली सेटिस्फाई, ऐसे करके ये लिकार्ट स्केल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्स्टोन स्केल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्पीसीज विच इज इमीडिएट डेंजर एक्सटेंशंस, मतलब हाल ही में डेंजर में है, वो खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। तो और उसको हम कंजर्व करना है हमको, ठीक है। तो इस टाइप की जो जो प्रजाति होती है, जो स्पीसीज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वनरेबल। एक्सटेंट किसको बोलते हैं, जो खत्म हो चुकी हैं। रेयर स्पीसीज बहुत ही कम मात्रा में बची हैं एकदम, ठीक है। वनरेबल मतलब इनको जो हम बचा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो एक्सटेंशन को लगभग ये समझ लो कि शुरू हो चुका है उस तरफ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द पर्पज ऑफ काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल को अगर आप देखेंगे तो ये किसके बारे में था, ये काइटो प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था, इस पे बातचीत हुई काफी। तो जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ग्रीन हाउसेस गैसेस जिनको हम बोलते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको रिड्यूस करा जाए, उनके इमिशन को, ठीक है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन करते हैं। एग्रीकल्चर सबटल वार्निंग पार्टिकुलेट मैटर, तो इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, इसको PM 2.5 से लेके, ठीक है, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये एयर क्वालिटी कॉमन जो इंडेक्स होता है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे लिखा है, जिसको वो अलाउ करते हैं, राइट। 16 देखेंगे,
हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं राजेंद्र सिंह को। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का आपका क्वेश्चन है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स ट्वाइस नंबर ऑरिजिनेटेड रिजर्विंग या रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अभी आप देखिए, ये नॉर्मल, इससे आंसर से क्वेश्चन लग जाएगा। 2 डिजिट हैं, उनका आप क्या करना है, वो पहले तो आप नंबर का मल्टीप्लाई करो 9 से, फिर कह रहा है कि रिवर्स ऑर्डर करके फिर दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से? 2 से। तो आप कितना हो जाएगा, 18, उधर जाएगा 21, तो 18 निम्मा कितना हो जाएगा, 126, और 81 दूनी 126 हो जाएगा। तो 18 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा है A is 3 times older than B and B is twice as old as 4 years ago. In 4 years times, A will be the 30 years old. What is the present age of B and C respectively? तो इनकी एज क्या हो जाएगी, 9 और 45। ठीक है, चलिए अब सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है, एक रेफरेंस दिया है, एनालॉजी दी है, जिसमें वॉल्केनो से क्या निकलता है, लावा। वॉल्केनो की जब बर्स्टिंग होती है, जब वॉल्केनो टूटता है, ठीक है, तो उससे लावा निकलता है। ऐसे ही जब फॉल्टिंग होती है तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है। अर्थ के नीचे जो क्रस्टेस हैं, उन क्रस्ट में जब फॉल्ट होता है, ठीक है, जो लेयर्स हैं उनमें कहीं फॉल्ट होता है, तो उसकी वजह से सडन एनर्जी रिलीज होती है, और अर्थक्वेक जो होता है वो वहां से जनरेट होता है। जैसे सुनामी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अगर यही बात कहाँ हो, अंडर सी। ठीक है, अब हिस्टोग्राम की बात करेंगे। हिस्टोग्राम इज द बार ग्राफ ऑफ, हिस्टोग्राम क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। क्यूमुलेटिव में होता नहीं, क्योंकि क्यूमुलेटिव में क्या होता है, बढ़ता चला जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और वो आपका इसमें नहीं होगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इन कंपनी 60% वर्कर्स आर मेल इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इज कंपनी इज 800। ठीक है, तो इस केस में मेल वर्कर जो होंगे, नंबर ऑफ मेल वर्कर वो कितने होंगे? अभी देखिए 60% वर्कर जो है वो मेल हैं। ठीक है, बाकी कितने बचे, 40%। 40% कौन है, वुमेन्स है। तो 40% इज इक्वल टू 800, फिर 10% निकाल दीजिए 200। अभी 60% मेल है, तो यहाँ से निकाल दीजिए 200 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई कितना हो जाएगा, 1200। अब चलते हैं, करेंगे 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 से लेके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज MOOC। MOOC प्लेटफॉर्म जो है वो किसके लिए लाया गया था, स्टडी वेव ऑफ एप्टिक लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए। ठीक है, केस हिस्ट्रीज एंड द पर्सनल डायरीज आर एसोसिएटेड विद। केस हिस्ट्रीज की बात करो या पर्सनल डायरीज की बात करो, तो ये सब किसमें यूज होती है, हिस्टोरिकल डेटा कलेक्शन में इनको यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, द टर्म ऑपिस्ट। ठीक है, ऑफसाइट किसको यूज करते हैं, तो ऑफसाइट जब भी हम साइटेशन करते हैं, मतलब हु बहु कोडिंग करते हैं और ऊपर वो कोडिंग दी हुई होती है, तो हम उसको किस 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 टर्मिनोलॉजी से बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं ऑफसाइट से। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, एज साइटेड प्रीवियसली एबव। ठीक है, बढ़िया। 25 क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्यूटर इन इंटरनल स्पेस आर कनेक्टेड टू इंटरनेट बाई। ठीक है, आप इंटरनेट स्पेस को दूसरे किसी इंटरनेट से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, किसी सर्वर से आपको कनेक्ट करना है, तो किसके थ्रू आप करेंगे, वो आप मैक एड्रेस के थ्रू करते हैं। जैसे आपने देखा है, जब इंटरनेट से आपको कनेक्ट करना होता है, यूनिवर्सिटीज के जो लेन कनेक्शन होते हैं, वेन कनेक्शन होते हैं, उसमें आप सीधा सीधा अपना IP एड्रेस डालते हैं, उसी एड्रेस के थ्रू आपकी क्या होती है, रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम कम्युनिकेशन इज नोन एज। अच्छा, जहाँ स्टडी में इसमें कुछ चीजें हैं जिसको आप हो सकता है अगली किसी एग्जाम्स में भी आपको फायदा दें। तो क्रोनोमिक्स जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल टाइम को, ऑर्डर को बताता है। ठीक है, साइन लैंग्वेज तो आपके गेस्चर वगैरह हो गए। ठीक है, लेकिन ये कोई मतलब टर्मिनोलॉजी नहीं है साइन लैंग्वेज यूज की जाती है कम्युनिकेशन में, राइट, ये एक सिर्फ टर्म है। बाकी पैरा लैंग्वेज में क्या आता है, पैरा लैंग्वेज में आपकी इंटोनेशन है, वॉइस टोन है, पिच है, कितना आप ऊपर नीचे करके वॉइस को बोलते हैं, मतलब सिंगिंग में इसका काफी यूज होता है, और वो लोग काफी जानते हैं कौन से नोट्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब काइनेसिक्स की बात करेंगे, तो काइनेसिक्स में क्या आते हैं, बॉडी के मूवमेंट आते हैं, आपके जेस्चर। ठीक है, आप किस तरह से मतलब बिना कुछ कहे आपकी जो बॉडी कुछ ढेर सारी चीजें कहती है, वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, काइनेसिक्स में आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डज द कंप्यूटर डिड कंपेयर इट्स डाटा। ये कहाँ पे करता है कंपैरिजन, मतलब ALU में ऐसी सारी जितनी क्रिटिकल फंक्शनिंग वगैरह सब होती हैं,
वो सब किस में होती है, एएलयू में, जो किसके अंदर आता है, सीपीयू के अंदर। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये काफी इजी आंसर है। इसमें सिर्फ क्या किया है, इन्होंने रोमन अंकों में दे दिया है जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन हो। इसमें 5, 8, 11, 14, 17 और 20, राइट। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 इन ईच। 5 और 3 8 और 4, 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। In order to facilitate digital increase store access and the verification of academic award issues by the academic institutions, which of the following digital in initial wave launch by MHRD? तो इन्होंने किसके लिए किया ये, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के लिए, NAD। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC को किसके लिए यूज किया जाता है, कनेक्टिविटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, बेटर कनेक्टिविटी के लिए हम NIC यूज करते हैं, जिससे हमारे जो जो सिग्नल नॉइज वगैरह है उसकी वजह से कोई हिंड्रेंस नहीं हो। ठीक है, ये स्मूथ इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। पॉइंट आउट द राइट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि एक रिसर्चर है शुड एक्सरसाइज पेशेंस, एक रिसर्चर को पेशेंस जो है वो रखनी चाहिए। बात तो सही है, रख लेते हैं। अभी अगले क्वेश्चन जो आंसर्स देखते हैं। ए रिसर्चर शुड कलेक्ट द कुक्ड डाटा, ये तो नहीं हो सकता, आप पका पकाया किसी का डेटा उठा लो, चोरी कर लो, ये तो ऐसे एथिक्स में नहीं है। दूसरा कह रहा है ये क्या, रिसर्चर शुड नॉट बॉदर अबाउट एथिक्स, ये भी बात गलत है, क्योंकि एथिक्स के लिए तो हमें बॉदर रहना पड़ेगा, हमें किसी की चोरी नहीं करनी, गलत डेटा नहीं डालना है। ठीक है, रिसर्चर शुड बी वरीड अबाउट मनी, नहीं, मनी के बारे में तो रिसर्चर वरीड नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए जब भी कोई भी स्टूडेंट रिसर्च में एडमिशन लेता है तो गवर्नमेंट उसको पैसे देना शुरू करती है। ठीक है, फेलोशिप देती है, जिससे कि वो पैसे के बारे में वरीड ना हो कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो रिसर्च अपनी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही सारे रीजंस हैं जिससे कि गवर्नमेंट जो पैसे देती है बच्चों को, ताकि उनका जो जो इकोनॉमिकल फैक्टर है, मनी वाला फैक्टर है, वो दिमाग में नहीं आए और वो स्मूथली अपनी जो उनकी रिसर्च है उस रिसर्च को वो कंडक्ट करने पाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी काफी मतलब इजी है, एक तरह से काफी। उसको देखते हैं जरा, क्या कह रहा है इसमें। द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन। देखिए ओजोन डिप्लीशन में पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है, इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। हाइड्रेशन तो पानी से रिलेटेड है, इसका कुछ विशेष लेना देना नहीं है। CFC क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। ये कह रहा है, ये आपको परसेंटेज डिफरेंस बताना है कि कितने परसेंट जो है वो आपका 16-17 से 18-19 में बढ़ गया। अभी देखो ये कितना है, 1200, वो कितना गया 1600, डिफरेंस कितना हुआ 400 का। तो कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा बिल्कुल 33.33%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पेपर है, इसमें कुछ मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ना तो रीजनिंग का कुछ हार्ड क्वेश्चन है, ना ही रिसर्च के बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो को मतलब अगर आप ज्यादा कहें तो बोल सकते हैं कि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं पूरे पेपर में जो थोड़ा बहुत आपको सोचने को मजबूर कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको परेशान कर सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते, वो आपको सिर्फ सोचने को मजबूर कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा आप आराम से सोचेंगे तो लगा देंगे उसको आंसर आप। ठीक है, चलिए बेहतरीन। 37 देखिए आप। 37 में क्या कह रहा है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है अलीगढ़ को, यूपी को और इंडिया को। अभी देखिए, अब इसमें वेन डायग्राम में हम कैसे करते हैं, इंडिया जो है सबसे बड़ी है तो सबसे बाहर हमने इसमें रख दिया। इंडिया के अंदर क्या क्या आता है, इंडिया के अंदर यूपी आता है और यूपी के अंदर अलीगढ़। तो पहला वाला आंसर नहीं हो जाएगा क्या, बताइए, है ना करेक्ट बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है जो आप सोच सकते हैं, बिना सोचे आप मार देंगे, इसका आंसर गलत कर देंगे आप।
A researcher is studying a problem, impact of intelligence. गौर से पढ़ते रहिए, ये आपकी हाइपोथेसिस समझ लीजिए इसको आप। इम्पैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, SES, एंड स्टडी हैबिट्स। अब इसका इफेक्ट किस पे देख रहे हैं हम? इफेक्ट देख रहे हैं एकेडमिक अचीवमेंट पे, राइट। तो आप देखिए कि जिसका इफेक्ट देखा जाता है वो क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और जिसका इफेक्ट देखा जाता है, जिस पे देखा जाता है वो डिपेंडेंट होता है, और जिसका देखा जाता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अभी देखिए इम्पैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट हो गया, SES इंडिपेंडेंट हो गया, स्टडी हैबिट इंडिपेंडेंट हो गया, तो डिपेंडेंट क्या बचा? एकेडमिक्स। ठीक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में जो इंडिया का इंडेक्स का जो रैंक रही है, वो रैंक कितनी रही है? 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। मतलब 189 कंट्रीज का डेटा लिया गया, उन डेटा में किया यह गया कि इंडिया का स्थान जो है वो कहाँ पे है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस वर्ष की 2020 की जो अभी जस्ट जो पिछली साल गई है, उसमें हमारी रैंक कितनी थी? वो 131 थी। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, जो क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ई शोध संधु? ई शोध संधु एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है, हमें प्रोवाइड कराता है क्या? टू प्रोवाइड द एसेस पीयर रिसीव जर्नल्स, राइट। ये हमें ये भी प्रोवाइड कराता है टू प्रोवाइड द एसेस टू नंबर ऑफ बिब्लियोग्राफिक साइटेशन, ठीक। टू प्रोवाइड द फैक्चुअल डेटाबेस इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ रिसर्च। अभी ये क्या कह रहा है? अभी यहाँ पे गौर से देखिए, आपने क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ा। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब कौन से ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो ये प्रोवाइड नहीं कराता? तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, टू एनहेंस द कोऑर्डिनेशन अमंग द रिसर्च गाइड्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ऐसा नहीं होता कि एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च गाइड इस एप्लीकेशन के थ्रू, वैसे जनरल बात करें तो एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च गाइड दूसरा एक्सटर्नल गाइड अपने बच्चे के लिए दे सकता है और उसके साथ कोलैबोरेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस दिया हुआ है, इसमें ऐसा नहीं होता कि इस एप्लीकेशन के थ्रू एक यूनिवर्सिटी के गाइड दूसरी यूनिवर्सिटी के गाइड के साथ कोलैबोरेशन करें, ठीक है। तो ये सब था आज के पेपर के बारे में, ठीक है। आई होप दैट कि आप सब लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, आप लोग अपने क्वेश्चन इससे मिलाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने खुद के परसेप्शन के बेस पे दिए हैं। इनमें से हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है इसमें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।